हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में। वन इम्पॉर्टेंट थिंग हमें जाननी चाहिए इस टॉपिक के बारे में कि थ्रू आउट हिस्ट्री सेंट्रल एशिया में जो भी चेंजेस हुए हैं उन्होंने डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया है इंडियन हिस्ट्री को। ये चीज़ कैसे होती है? जब भी सेंट्रल एशिया यूनाइट होता है अंडर वन एम्पायर तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जिनको वो रिप्लेस करते हैं वो या तो यूरोप की तरफ जाते हैं या फिर इंडिया की तरफ आते हैं। इसके अलावा सेकंड चीज़ ये है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एम्पायर होता है सेंट्रल एशिया में तो वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होता है इंडिया की रिचनेस से कि प्लंडर किया जा सकता है या फिर एक एम्पायर बनाया जा सकता है। इसके बड़े एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे तिमूर एंड अनदर। वो जो पहला एग्जांपल था कि सेंट्रल एशिया जब स्ट्रांग होता है और जो लोगों को हटा दिया जाता है तो वो आते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बाबर का कि बाबर कैसे इंडिया आया था। वो ऐसा आया था कि उसका जो एम्पायर था फरगना, वहाँ से उसे भगा दिया गया था उज़्बेक रूलर्स के हाथों। थोड़ा बाबर के बैकग्राउंड के बारे में अगर हम लोग समझें इस बारे में, तो बाबर उमर शेख मिर्ज़ा का बेटा था और फरगना का रूलर था। बाबर की एंसेस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है इन द सेंस कि बाबर तैमूर का डिसेंडेंट था। तैमूर एक सेंट्रल एशियन इन्वेडर था और उसने सेंट्रल एशिया को यूनाइट किया था और एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर खड़ा किया था, द तिमूरिद एम्पायर। उस एम्पायर के ही कई सारे डिसेंडेंट सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करते थे बाबर के एरा में, जिन्हें तैमूरिद प्रिंसेस कहा जाता था। बाबर उन्हीं में से एक था। बाबर का एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बैकग्राउंड में यह आता है कि बाबर ऑन हिज मदर साइड चंगेज़ खान का डिसेंडेंट था। आई डोंट थिंक चंगेज़ खान के किसी इंट्रोडक्शन की एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। बट आप समझ लीजिए कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी वॉरियर एंड एम्पायर क्रिएटर ऑफ ऑल टाइम एंड हिस्ट्री का सबसे बड़ा लैंड एम्पायर चंगेज़ खान ने बनाया था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था फरगना में। एंड बाबर के अलावा भी उसके कई सारे भाई थे। बाबर सबसे बड़ा बेटा था उमर शेख मिर्ज़ा का, तो नेचुरली वो एयर था। जब उसके पिता की मौत हो जाती है 1494 में, तब उस वक्त बाबर सिर्फ 11 या 12 साल का होता है एंड वो फरगना का रूलर बन जाता है। ये चीज़ ऐसे इम्पैक्टफुल है कि उस टाइम पे सारे तिमुरिद प्रिंसेस आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे और एक दूसरे का एम्पायर पे, एक दूसरे किंगडम पे कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे थे। एंड सबके दिमाग में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि उन्हें फिर से द ग्रेट तिमुरिद एम्पायर बनाना है विथ समरकंद एज इट्स कैपिटल। बाबर ने भी वही चीज़ ट्राई की जब वो रूलर बना। उसने 2 बार समरकंद को कॉन्कर भी किया पर उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, रख नहीं पाया। उस वक्त सेंट्रल एशिया में उज़्बेक पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी एंड उसी पावर को काउंटर करने के लिए बाबर कंसिस्टेंटली उसने कई सारे अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा था। वंस अपने अंकल के साथ में किया, कई बार और दूसरे तिमुरिद प्रिंसेस के साथ बनाने की कोशिश की, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वन सच अलायंस वाज विद द शाह ऑफ पर्शिया। पर्शिया के जो शाह थे, ईरान के जो शाह थे, उसके साथ में। एंड विथ हीज हेल्प वो समरकंद को वन टाइम मोर कॉन्कर करता है, बट फिर से इस बार भी कंट्रोल नहीं कर पाता फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस बार ये होता है कि उसमें और शाह के बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। वन ऑफ द रीज़न एक ये होता है कि शाह सियाइट है एंड बाबर जिस सेक्ट से आता है वो था सुन्नी इस्लाम, तो इस कारण वो दोनों में कई सारे इशूज़ रहते हैं एंड एक दूसरे में मिसट्रस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ बाबर को उज़्बेक रूलर हरा देता है। बाबर वहाँ से रिटर्न काबुल की तरफ आ जाता है। बाबर ने काबुल पे कॉन्कर किया था इन 1504। काबुल आने के बाद इन 1504 में जब वो काबुल में आ चुका होता है, उसके बाद वो आसपास के जो रीजन होते हैं कांधार और बदख्शा, उन सब पे कंट्रोल कर लेता है। बट उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि वो रिटर्न जाए, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं लगती है बिकॉज उज़्बेक पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस एरा में बाबर अपना फोकस इंडिया की तरफ करता है। एक चीज़ ऐसी होती है कि बाबर के दिमाग में हमेशा से इंडिया थी, इन द सेंस कि तिमुरिद एम्पायर का एक पोर्शन पंजाब तक कंट्रोल बाबर का रहा है। एंड उसने इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का रूलर था उस वक्त का, उसे एनवॉय भी भेजता विद द सेंस कि तुम तिमुरिद एम्पायर के जो हेरिडिटरी लैंड्स थे वो रिटर्न कर दिए जाएँ, जो कि इब्राहिम लोदी नहीं मानता है। एंड ऐसा है कि इब्राहिम लोदी तक वो एनवॉय कभी पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि पंजाब का जो गवर्नर होता है दौलत खान लोदी, वो उस एनवॉय को वहीं रोक लेता है इन पंजाब इन लाहौर। 1519 से 1525 के बीच में बाबर 5 टाइम इंडिया में रेड करता है, पंजाब रीजन में रेड करता है। एज फार एज चेनाब रिवर तक बाबर अपना कंट्रोल बना लेता है इस एरा में। यहाँ एक थोड़े चेंजेस आते हैं, आपको थोड़े इंडिया का सिचुएशन बताते हैं। इंडिया में दिल्ली सल्तनत की पावर इस सिचुएशन में जा रही है कि वहाँ पे पावर में है इब्राहिम लोदी, जिससे उसी के खुद ही के जो ओल्डर पावर जनरल्स हैं, जो नोबल्स हैं, काफ़ी नाराज़ है।
उसके रियर में इन राजस्थान मेवाड़ के जो महाराणा थे उस वक्त संग्राम सिंह या राणा सांगा जिन्हें कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। उन्होंने मालवा के रूलर को, गुजरात के रूलर को हरा दिया एंड तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द राजपूत रूलर्स ने उनकी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर ली है। यहाँ है पावर राइज ऑफ राणा सांगा और एक कॉन्फ्लिक्ट ब्रू हो रहा है बिटवीन इब्राहिम लोदी दिल्ली एंड राणा सांगा के बीच में। तो हम लोग जो सिनेरियो देख रहे हैं कि इंडिया के बॉर्डर्स पे इन काबुल में एक सेंट्रल एशियन इन्वेडर आ चुका है जो कि फेमस है अपनी स्किल्स एज ए जनरलशिप के लिए। हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का रूलर बहुत पावरफुल हो चुका है कि वो चैलेंज कर सकता है दिल्ली के पावर को। एंड दिल्ली का जो खुद रूलर है उसी के खुद ही के जो गवर्नर्स हैं, जो ओल्डर नोबल्स हैं, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते, उसे पसंद नहीं करते, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज अथॉरिटी कर रहा है, जो कि यूजुअल अफगान वे नहीं है। कि अफगान सिस्टम में यूजुअली क्या होता है कि वहाँ पे फर्स्ट अमंग द इक्वल्स का कॉन्सेप्ट है कि जो रूलर है वो उन लोगों का बस लीड कर रहा है, वो उन सब का बात मेन ओवरलॉर्ड नहीं है, वो जस्ट उनका लीडर है। इस सेंस में इब्राहिम लोदी फॉलो नहीं कर रहा है, वो अथॉरिटी बढ़ा रहा है अपनी पावर की दिल्ली की। तो ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो है। इब्राहिम लोदी की पावर में कई सारे होल्स ऐसे दिख रहे हैं। इस वक्त तक इब्राहिम लोदी दिल्ली से नहीं आगरा से रूल कर रहा है, जो लोदी डायनेस्टी ने बनाया हुआ शहर है। तो इस सिनेरियो हम देखते हैं कि बाबर इंडिया आना चाहता है, इंडिया पे अटैक करना चाहता है और दिल्ली सुल्तानेट की पावर कैसे काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड है। तो यहाँ पे जो पंजाब का जो गवर्नर होता है दौलत खान लोधी, वो देखता है कि बाबर एक ऐसा टूल है जिसका वो यूज़ करके अपनी पावर बढ़ा सकता है। बिकॉज इन द पास तिमूर लेन या फिर जो भी इन्वेडर्स आए थे उन्होंने इंडिया को लूटा, सोना चांदी लूटा, लोगों को मारा, जो भी किया, एंड फिर रिटर्न चले गए एक वीक पपेट छोड़ के। यूजुअली ऐसा ही हुआ है इंडिया की हिस्ट्री में। तो लोगों ने वहाँ पे अज्यूम किया, ओल्डर बेग्स ने, ओल्डर जो भी नोबल्स से, कि बाबर भी कुछ वैसा ही करेगा, वो पैसा लेगा, लूटेगा, मारेगा, चला जाएगा। तो इस सिनेरियो में दौलत खान लोधी इनविटेशन भेजता है, एक एनवॉय भेजता है टू द बाबर कि वो उसे प्रोवाइड करेगा आर्मी एंड रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग। इन रिटर्न बाबर को अटैक करना है और इब्राहिम लोधी को हराना है एंड वो उसकी ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट कर लेगा बाबर की। एक तरीके से हमें कहीं हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इस चीज़ का भी मेंशन मिलता है, कहीं नहीं, हमें बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें इनसे मेंशन मिलता है कि उसे राणा संग्राम सिंह का, महाराणा सांगा का भी एक एनवॉय मिलता है। अगर ये बात सच है तो वो भी इसी सिनेरियो में रही होगी कि राणा सांगा ने अज्यूम किया था कि इब्राहिम लोधी को बैटल में या तो बाबर हरा देगा या वीक कर देगा। इन दोनों ही सिनेरियो में राणा सांगा उसे ख़त्म करके दिल्ली तक को कॉन्कर कर सकते हैं। प्रॉबेबली यही रीज़न रहा होगा अगर ये बात सच है तो। फिर आगे देखते हैं। जब ये सब चल रहा था उस वक्त में इब्राहिम लोधी भी खाली नहीं बैठा था, उसे उस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था जो हो रहा था, एंड वो दौलत खान लोधी पंजाब के गवर्नर को हटा देता है उसके पोस्ट से एंड उसे वहाँ से भगा देता है। जब ये चीज़ बाबर को उस वक्त तक इस पॉइंट पे बाबर की हेल्प दौलत खान लोधी करता है एंड वो लोग लाहौर को कॉन्कर कर लेते हैं। फिर से यहाँ से इब्राहिम लोधी के हाथ से लाहौर चला जाता है एंड यहाँ पे बाबर आलम खान को लाहौर की गवर्नरशिप देता है एंड वो रिटर्न चला जाता है। पर यहाँ पे ऐसा होता है कि बाबर जैसे ही जाता है, काबुल पहुँचता है, उतने ही वक्त में दौलत खान लोधी बाबर और इब्राहिम लोधी दोनों को धोखा देता है एंड बाबर के छोड़े हुए आलम खान को हटा देता है वहाँ से पावर से। यहाँ पे दौलत खान लोधी लाहौर के अलावा सुल्तानपुर, सियालकोट और दीपालपुर, इन सब जगहों को कॉन्कर कर लेता है। बाबर यहाँ पे 5th एक्सपीडिशन लॉन्च करता है इंडिया इन पंजाब 1525 में। वो दौलत खान लोधी को और उसके बेटे दिलावर खान को हटा देता है। दिलावर खान लोधी और दौलत खान लोधी बाबर से माफ़ी मांगते हैं अपनी मिसकंडक्ट के लिए और इस बात पे बाबर उन्हें छोड़ देता है। यहाँ इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि 3 पावर पॉइंट्स की लड़ाई यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। 1 इब्राहिम लोधी फ्रॉम आगरा, मेवाड़ के राणा सांगा और ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इन 3 पावर्स का लड़ना यहाँ से फिक्स हो चुका है। पर सबसे पहले लड़ाई किसकी होगी, तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ लड़ाई होती है इब्राहिम लोधी और बाबर की। ये कब होता है? 1526 अप्रैल में। यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। पानीपत की लड़ाई सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे पॉइंट का, क्योंकि यहाँ से पूरा रास्ता ओपन अप हो जाता है बाबर के लिए। इब्राहिम लोधी की एक बहुत बड़ी आर्मी थी, अराउंड
1000 हाथी और 1 लाख सोल्जर्स की। बट यहाँ पे उसकी आर्मी बड़े नंबर्स होने के बावजूद एक चीज़ थी कि वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड आर्मी थी, वो लोग प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं थे। बाबर की छोटी आर्मी थी, बट द थिंग इज़ बाबर के जो सोल्जर्स थे, जो मेजोरिटी ऑफ द मर्सनरीज या फिर जितने भी ओल्डर नोबल्स थे, वो सारे कंसिस्टेंटली पिछले 20 साल से 25 साल से लड़ रहे थे। कभी उज़्बेक्स के अगेंस्ट में, कभी मंगोल्स के अगेंस्ट में, किसी के भी अगेंस्ट में वो लोग कंसिस्टेंटली पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं, तो वो सारे प्रोफेशनल सोल्जर थे। बाबर ने कुछ नई टेक्निक सीख रखी थी, एक को वो फेमस टेक्निक है तुलुगना बोलते हैं। एंड बाबर के पास में लेटेस्ट वाला टेक्नोलॉजी है इस वक्त की। हम किस टेक्नोलॉजी की बात करें, वो है प्रॉपर यूज़ ऑफ गन पाउडर। यहाँ पे ये चीज़ बाबर ओटोमन एम्पायर की एक इन्वेंशन है जो बाबर ने सीखी उज़्बेकों से थी, जिन्होंने उसे हटाया था वहाँ से। तो सेंट्रल एशिया में कंसिस्टेंटली वॉर होने के कारण काफ़ी सारी टेक्निक्स इवॉल्व हुई थी, डेवलप हुई थी। तो बाबर खुद एक काफ़ी एक्सपीरियंस जनरल है, उसकी आर्मी काफ़ी एक्सपीरियंस है, एंड वो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है। इन सिचुएशन में उसकी जो न्यूमेरिकल इन्फीरियरिटी है उसका काफ़ी ज़्यादा वो लोग फुलफ़िल कर देते हैं इस सिचुएशन में। एंड यहाँ इब्राहिम लोदी फेमस बैटल ऑफ पानीपत की पहली लड़ाई हार जाता है। 27 अप्रैल 1526 को पानीपत की जंग के बाद दिल्ली में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। खुतबा क्या होता है? खुतबा होता है एक रूलर जब प्रोक्लेम किया जाता है कि जो प्रेयर में उस एरिया के जिस बंदे की ओवरलॉर्डशिप है उसके नाम पे पढ़ा जाता है प्रेयर में, अल्लाह के नाम के बाद में। तो यहाँ पे बाबर 27 अप्रैल को उसके नाम पे खुतबा पढ़ा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अपनी लेजिटिमेसी प्रूव करने का किसी भी रूलर के लिए। यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट सिनेरियो क्या देखेंगे किसके साथ? तो हमने देखा था 3 मेजर पावर्स, तो उसमें से एक हट चुकी है, पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है अफ़गान पावर। अफ़गान पावर काफ़ी अभी भी प्रॉपर सेंस में अलाइव है। बिहार एंड बंगाल अभी अफगान के कंट्रोल में है। एंड इब्राहिम लोदी का भाई भतीजे अभी तक जिंदा हैं, जो कोई राणा सांगा के पास जा चुका है, कोई गुजरात के रूलर के पास जा चुका है। तो काफ़ी मच अफगान हैं अभी भी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पावर में है वो है राणा सांगा, मेवाड़ के राणा। एंड राजपूतों ने अपनी आर्मी गैदर अप ऑलमोस्ट कर ली थी एंड दे वर मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे कैसे उन्होंने पहले 2 किले जीते। बाबर पहले बिहार को कंट्रोल करना चाहता था, बट वो राजपूत इन एडवांस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता था। इस वक्त तक हुमायूं आगरा में था, जिसे बाबर ने भेजा था, एंड दिल्ली में उसने अपने रॉयल लोगों को भेजा था। जब उसे खबर मिलती है इस बात की कि बयाना एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है जिस पे राजपूतों ने कॉन्कर कर लिया है ऑलरेडी ही, ये तकरीबन 6 दिन के अंदर अंदर हो गया। तो यहाँ से बाबर अपनी आर्मी को प्रिपेयर करता है एक स्टैंड बनाने के लिए। टोटल अपनी सारी आर्मी सेटअप करता है, अपनी वेपन्स एंट्रेंच करता है पूरी तरीके से आर्मी को, कि प्रिपेयर करता है ऑलरेडी राजपूत आर्मी के आने का। यहाँ से क्या होता है कि बाबर के जो सोल्जर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं राजपूत आर्मी के एडवांसमेंट को, क्योंकि राणा सांगा की रेपुटेशन बहुत ही खतरनाक और डरावनी थी। राणा सांगा एक वॉरियर था जिनकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, उनके शरीर पे तकरीबन 80 घाव थे। उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई जंग हारी नहीं थी। एक ऐसे वॉरियर, उन्होंने अपने राजगद्दी पाने के लिए अपने भाइयों तक को मार दिया था। तो ये एक डरावने वॉरियर की स्टोरी है। ये जस्ट एक नॉर्मल बंदा नहीं आ रहा है, कोई नॉर्मल रूलर नहीं आ रहा है, ये एक डरावना वॉरियर है। 7 फुट का 1 क्विंटल का इंसान है, कोई भी डरेगा। फिर उसके ऊपर से राजपूतों की अर्ली विक्ट्रीज एंड मैसिव साइज जो राजपूत आर्मी की थी वो सोचने लायक थी। राजपूत फेमस फॉर फाइटिंग वॉरियर्स थे, अलॉन्ग विथ अफगान्स भी उनके साथ ही आ रहे थे। ये बैटल कब होती है? ये पानीपत की लड़ाई के तकरीबन 1 साल बाद होती है। इन मार्च 17 मार्च 1527 को बैटल ऑफ खानवा होती है। यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग ये देखते हैं, बहुत छोटी आर्मी थी बाबर की, और ये बाबर की आर्मी लड़ना तक नहीं चाहती थी, वो डर चुकी थी। तो बाबर ने अपने वॉरियर्स को मोटिवेट किया था, उसने अनाउंस किया था कि हम लोग गाजी हैं, हम लोग इस्लाम के लिए कर रहे हैं। उसने दारू छोड़ दी अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि हमें लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सब कुछ करके उसने अपनी आर्मी को लड़ने के लिए मोटिवेट किया। यहाँ जो फेमस टेक्निक वो यूज़ करता है उसे कहते हैं तुलुगना। तुलुगना की टेक्निक वो जहाँ यहाँ यूज़ करता है वहाँ होता है कि कई सारे कार्ड्स को एक साथ बांध दिया जाता है, जिसके बीच में बंदूकें के साथ में बाबर के सोल्जर्स प्रिपेयर करते हैं, एंड उसके पीछे थोड़ी जगह छोड़ी जाती है कि कैवलरी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ थी कि राणा सांगा की आर्मी का एक डिफ़ॉल्ट ये था कि राणा सांगा की आर्मी ने जो बेटर टेक्निक यूज़ की वो बहुत ही ज़्यादा मिडिवल थी। वो क्या थी कि फुल स्ट्रेंथ और फोर्स से अपने वैनगार्ड से हिट करना एनिमी को और एनाइलेट कर देना। यहाँ पे सिंपल तरीके से वो
सीज डाल सकते थे, बाबर के पानी और खाना रोक सकते थे एंड वैसे करके स्टार्व आउट कर सकते थे। पर उन्होंने जो टेक्निक यूज़ की वो काफ़ी फॉल्टी थी, बिकॉज सामने वाले बंदों के पास में गन पाउडर था। वन आफ्टर अनदर चार्ज होते चले गए, सोल्जर्स मरते गए और इसी इन सब चीज़ों के बीच में राणा सांगा खुद को गोली लग जाती है, चोट लग जाती है, जिसके कारण वो घायल हो जाते हैं एंड उनकी आर्मी बिखर जाती है। ये उनकी अनदर मिस्टेक थी कि वो एक कॉमन सोल्जर नहीं थे, वो एक जनरल थे। उन्हें ये चीज़ मेंटेन करनी चाहिए थी। इन कुछ मिस्टेक्स के कारण बड़ी आर्मी होने के बावजूद राणा सांगा ये जंग हार जाते हैं। इस बैटल में राणा सांगा जंग के हारने के बाद में बाबर खुद को गाजी का टाइटल देता है, जिसका मतलब होता है एक इस्लामिक ट्रेडिशन में जो वॉरियर्स जीतते हैं ऑन पैगन लैंड्स, जो क्या कहते हैं उन्हें, काफिरों के अगेंस्ट में जीतते हैं, उन्हें वो गाजी का टाइटल देते हैं, वॉरियर ऑफ इस्लाम। इसके बाद बाबर 2 बैटल्स और लड़ता है। वहाँ पे जो राजपूत वॉरियर्स राणा सांगा के साथ लड़े थे उनमें से कई सारों ने मेदिनी रॉय के अंडर लीडरशिप के अंडर 1528 में चंदेल में दूसरी जंग लड़ी थी, जिसमें भी बाबर जीत जाता है। एंड फिर फाइनली लास्ट बैटल जो बाबर लड़ता है वो होती है 1529 की बैटल ऑफ घाघरा। वो बैटल किसके बीच में होती है? वो होती है महमूद लोदी एंड नुसरत शाह की कंबाइंड आर्मी बाबर के अगेंस्ट में लड़ती है और ये जंग भी बाबर जीत जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ईयर तक 1530 तक बाबर की मौत हो जाती है। बाबर एक 47 ईयर्स की उम्र में, कम उम्र में मरा था। एंड द थिंग इज़ कि अगर वो जीता तो क्या पता कंसोलिडेट कर पाता अपने हाथ। यहाँ से एम्पायर पास ऑन हो जाता है बाबर के बेटे हुमायूं के पास में। बाबर एक वॉरियर के अलावा एक स्कॉलर भी था, तो वो चीज़ थोड़ा देख लेते हैं। बाबर की पोएम्स की एक कलेक्शन थी जिसे दीवान कहा जाता है, उसने जो लिखी थी, और उसने ट्रांसलेट किया था रिसाला ई वलदी, जो कि एक ख्वाजी उदयलू के द्वारा लिखी हुई एक किताब थी, उसे तुर्की में ट्रांसलेट किया था। उसके अलावा उसने एक ट्रीटाइज भी लिखी थी ऑन मुस्लिम लॉ, जिसे मुबैयन कहा जाता है। एंड उसके अलावा एक फेमस ट्रीटाइज और लिखी थी जिसे कहते हैं खाती बाबरी इन न्यू स्टाइल। उसने अपनी बायोग्राफी भी खुद ही लिखी थी, तुजुकी बाबरी। तो वो एक वॉरियर के अलावा एक स्कॉलर भी था। वन थिंग एक हमेशा से बाबर के साथ में रही थी कि बाबर को अपने होमलैंड काफ़ी पसंद था। बाबर ने अपने एक एम्पायर की नींव तो रख दी थी, पर वो कंसोलिडेट नहीं कर पाया था। राजपूत अभी भी इंडिपेंडेंट थे एंड फिर से यूनाइट पावर ऑन द राइज है। तो यहाँ से हम लोग नए कैरेक्टर्स देखेंगे, वो होंगे शेरशाह सूरी, हुमायूं को जिन्हें फेस करना पड़ेगा। यहाँ राणा उदय सिंह है, राव मालदेव है एंड गुजरात का सुल्तान हो जा रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नितेश और इस वीडियो में हम लोग